हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। वैसे तो पोषण का एक वीडियो हमारी चैनल में डला हुआ है, लेकिन आज मैं आपको इसके अंतर्गत संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व, आयोडीन, विटामिन, जिंक, कैल्शियम, इनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में विषय में बताऊंगी और साथ ही साथ कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट तथ्य भी बताऊंगी जो आपके लिए जानना जरूरी है, जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। और वो क्वेश्चन बताऊंगी जो व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फटाफट थ्योरी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पोषण क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। पोषण से तात्पर्य उस भोज्य पदार्थ के चयन एवं बनाने से है जो हमारे शरीर के संपूर्ण विकास के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसा भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर के संपूर्ण विकास के लिए उत्तरदायी है, जरूरी है, वो होता है पोषण। पोषण के अंतर्गत हम जानेंगे संतुलित आहार, वह भोजन जो शरीर के लिए ऊर्जादायक हो, वृद्धि कारक हो तथा क्षति पूरक होता है। कहने का मतलब ये है कि शरीर को जो ऊर्जा भी प्रदान करे, उसकी वृद्धि भी करे और जो शरीर की टूट फूट में मदद करे, जो टूट फूट होती है उससे क्षतिपूर्ति करने में मदद करे। शरीर के लिए आवश्यक सभी तत्व जैसे मौजूद हो, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, जल, वसा इत्यादि। देखिए, कहने का मतलब ये है कि संतुलित आहार यानी कि जो बैलेंस डाइट होता है, आहार ऐसा होना चाहिए जिससे कि शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व उसमें मौजूद हो। अलग अलग लोगों के लिए संतुलित आहार अलग अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उनकी गतिविधियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, उनका कार्य करने का तरीका भी अलग अलग होता है, लिंग के अकॉर्डिंग भी अलग अलग संतुलित आहार होता है और उम्र के अनुसार भी अलग अलग होता है। जैसे ज्यादा उम्र के लिए ज्यादा संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, ऐसा, ठीक है। और साथ ही साथ कुपोषण से बचाव, संतुलित आहार जितना अच्छा होगा उससे ज्यादा कुपोषण से बचाव हमारा होता रहेगा, ठीक है। इसके बाद है, जब हम देखिए, अब हम आहार की बात कर ही रहे हैं तो एक पॉइंट जो है वो आपको याद रखना होगा, स्वपोषी और विषमपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी नाम से ही क्लियर है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि मनुष्य और पेड़ पौधे, ठीक है। हम इन्हें उत्पादक भी बोल सकते हैं। इसका एक और नाम है, स्वपोषी को उत्पादक भी बोलते हैं। और साथ ही साथ विषमपोषी, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, वो स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, उसे हम विषमपोषी या परपोषी कहेंगे। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रोटीन, देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज बता देते हैं, रासायनिक आधार पर पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। पहला कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व, ये आप नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। रासायनिक आधार पर पोषक तत्वों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व। पहले हम कार्बनिक पोषक तत्व पढ़ेंगे। ये जितने हम 5 पढ़ रहे हैं वो नंबरिंग मैंने कर दिया है इसमें, जो 5 है शुरू के वो कार्बनिक पोषक तत्व हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, देखिए, अमीनो अम्ल से बनते हैं ये। प्रोटीन अत्यंत जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। इसकी रचना लगभग 20 अमीनो अम्ल के श्रृंखलाबद्ध होने से बनती है। देखिए, प्रोटीन एक बहुत जरूरी चीज होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोटीन शरीर के लिए रॉ मटेरियल होता है, सेल्स के निर्माण के लिए जो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, आप नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ। अमीनो अम्लों का बहुलक किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अमीनो अम्लों का, देखिए, अमीनो अम्ल से बनते हैं प्रोटीन, तो अमीनो अम्लों का बहुलक किसे कहते हैं, तो ये किसे कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि इसकी रचना लगभग 20 अमीनो अम्ल के श्रृंखलाबद्ध होने से बनती है। देखिए, अमीनो अम्ल में 20, प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। 10 अमीनो अम्ल शरीर खुद ही बना लेता है और 10 जो हमें बाहर के पौष्टिक तत्वों से मिलता है, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। क्या क्वेश्चन बताया मैंने, अमीनो अम्ल का बहुलक क्या है, प्रोटीन है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और नोट करिएगा, अमीनो अम्ल में कौन सा बॉन्ड होता है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो अमीनो अम्ल में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये आपको, ये मॉक टेस्ट है, ये मैं आपको बताती चल रही हूँ साथ साथ, ठीक है। ये आपको लिख रहा है, नोट डाउन करते रहिएगा आप, ठीक है। अब देख लेते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल क्या क्या है। ल्यूसीन, लाइसिन, वेलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ये आवश्यक अमीनो अम्ल है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। और अनावश्यक अमीनो अम्ल ये भी देख लेते हैं, एलानाइन, स्विस्टेन, सिस्टाइन, सीराइन और ग्लिसाइन, ये आपको याद रखना है। प्रोटीन के स्रोत देख लेते हैं, क्या किन किन चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है। अंडा, दूध और दुग्ध उत्पाद, मछली, सोयाबीन, फलीदार सब्जियां, ये इसके स्रोत हैं। इससे हमें प्रोटीन की हमारे शरीर में पूर्ति होती है, ठीक है। अगर इसके अभाव की बात करें तो इससे, इसी कमी से क्या होता है, सूखा रोग हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। ये प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और उसकी मरम्मत के लिए भी जरूरी होती है। हीमोग्लोबिन के रूप में भी ये शरीर में बहुत आवश्यक तत्व है, ठीक है। मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य क्या है, शरीर के पाचन रसों, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, प्लाज्मा प्रोटीन और हार्मोन के संश्लेषण में मदद करता है। कहने का मतलब यह है कि देखिए, एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करता है क्या, प्रोटीन, ठीक है। इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। और इसकी कमी से क्वासिओरकर रोग हो जाता है। हमने कुपोषण वाले चैप्टर में पढ़ा था क्वासिओरकर और मेरास्मस क्या होता है, ठीक है।
मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है और मानसिक विकास भी रुक जाता है। इसके स्रोत हमने देख चुके हैं क्या क्या है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं इसके आगे क्या क्या है। शरीर की निर्माण और वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत करता है प्रोटीन। शरीर के नियमन में कार्य करता है और हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी काम करता है क्या, प्रोटीन। अब यहाँ आपको ये चीज याद रखनी है कि शिशु मृत्यु दर 42 प्रति हजार में 42 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है प्रोटीन के अभाव में। और मातृ मृत्यु दर कितनी है, प्रति लाख में 174 मातृ मृत्यु दर है ये, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। आगे देखते हैं बच्चों में प्रोटीन कुपोषण। अब बच्चों में क्या क्या प्रोटीन कुपोषण होता है। सबसे अधिक कुप्रभाव बच्चों पर होता है प्रोटीन का, ठीक है। भारत में लगभग 10 लाख बच्चों प्रति वर्ष प्रोटीन कुपोषण से मृत्यु होती है। याद है आपको, भारत में लगभग 10 लाख बच्चों की मृत्यु प्रति वर्ष प्रोटीन कुपोषण से होती है। 15 वर्ष की आयु तक लगभग 80% कुपोषित हो जाता है बालक, अगर उसका वक्त रहते इलाज ना किया गया हो। और कुपोषण के विषय में आई थिंक हम पढ़ चुके हैं, अलग से वीडियो भी बन चुका है हमारा। आगे देखते हैं क्या है। कुपोषण के कारण देख लेते हैं। देखिए, कुपोषण के विषय में हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, उसमें क्वाशियोरकर के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है, और साथ ही साथ मेरास्मस क्या होता है इसके विषय में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो क्वाशियोरकर शाकाहारी बच्चों पर ज्यादा प्रोटीन की कमी होती है। होठों के दोनों कोने फट जाना, कट जाना, वृद्धि गति में अवरुद्धता, स्वभाव से चिड़चिड़ापन, संपूर्ण शरीर में सूजन, बालों का चमकहीन हो जाना, त्वचा में रुक्षता होना, रोगावरोधन क्षमता का ह्रास, चेहरे पर उदासीनता होना। देखिए, क्वाशियोरकर में क्या बताया गया था, पिछले बार भी जब कुपोषण वाला पढ़ा रही तब मैंने बताया था, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन नहीं करते वो लोग इसका शिकार हो जाते हैं। दिखने में बच्चा मोटा दिखाई देता है, अगर आप उसके शरीर में उंगलियां धंसाकर देखोगे तो गड्ढा बन जाता है, ठीक है। अंदर तक चर्बी नहीं होती, उनके द्रव बस भरा रहता है उन पे। ये होता है क्वाशियोरकर, और बच्चों पर इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और मेरास्मस प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होता है। 1 वर्ष के बच्चे ज्यादा इसका शिकार होते हैं मेरास्मस के। शारीरिक विकास रुक जाता है, मांसपेशियां क्षीण हो जाती हैं, त्वचा के नीचे की वसा खत्म हो जाती है, बूढ़े जैसा बच्चा दिखने लग रहता है ना, अस्थि कंगाल दिखने लगता है, त्वचा रूखी और क्षीण हो जाती है, शरीर का भार एवं लंबाई में कमी हो जाती है, यकृत का बढ़ जाना, पैर बाहर निकल जाना, सिर पैर दुबले हो जाते हैं, इसमें मेरास्मस की पहचान है ये, कमजोर हो जाना और रक्तहीनता, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद है वसा। वसा शरीर में महत्वपूर्ण काम करती है। वसा हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक है, ठीक है। यह भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने कार्बनिक यौगिक हैं। इसका प्रमुख कार्य शरीर को ऊर्जा एवं मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करना होता है। वसा का प्रमुख कार्य क्या है, शक्ति प्रदान करना होता है। और क्या क्या इसके कार्य हो सकते हैं। यह ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकालने में मदद करता है, शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से भी बचाता है। ये प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, क्या, वसा, ठीक है। इसकी कमी से शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। इसकी कमी से त्वचा रूखी भी हो जाती है, शारीरिक विकास रुक जाता है, वजन में कमी आ जाती है, अधिक मोटापा आ जाता है, हृदय की बीमारियां घेर लेती है, रक्तदाब बढ़ने लगता है, ठीक है। ये रोग हो जाते हैं। स्रोत क्या है इसके, मूंगफली, नारियल, घी, चर्बी युक्त भोजन, अंडे की जर्दी, दूध, दही, वनस्पति घी इत्यादि, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैलोरी की जरूरत को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट प्राथमिक स्रोत है, इसलिए इसे ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के कार्बनिक यौगिक हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था वसा में कि ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने कार्बनिक यौगिक हैं, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है। यह जल में घुलनशील होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। अनाज, आलू, शकरकंद, केला, गन्ना, अंगूर, साबूदाना, सब्जियों इत्यादि इसके स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज या सुक्रोज ऊपर से मिला दिया जाता है। ग्लूकोज तथा सुक्रोज लैक्टोज की अपेक्षा जल्दी घुल जाते हैं। देखिए, खिलाड़ियों को त्वरित कहते हैं, खिलाड़ियों को तुरंत अगर ऊर्जा चाहिए, ठीक है, उसकी पूर्ति कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। इसलिए इसमें क्या दी जाती है, संतरे की मीठी गोली या ग्लूकोज दिया जाता है, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं। इनमें क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इसकी रचना विभिन्न प्रकार के शर्कराओं के मिश्रण से होती है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा में बदलकर संचित भोजन का निर्माण भी करते हैं।
RNA और DNA के घटक भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, वजन कम हो जाता है, मोटापे संबंधी रोग हो जाते हैं, थकावट लगती है, चुस्ती फुर्ती नष्ट हो जाती है ना, ये सब चीजें होती हैं। और इसकी कमी से और क्या होता है, मोटापा अधिक घेर लेता है, पूरे शरीर में सुस्ती लगने लगती है। और इसके स्रोत अभी मैं बता चुकी हूँ आपको। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। अब है जल। देखिए ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक आधार पर पोषक तत्वों को जो 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व। अभी हम कार्बनिक पढ़ रहे हैं जिसमें 5 हैं, ठीक है। ये चौथे नंबर का है जल। शरीर के भार का लगभग 70% पानी होता है। शरीर के भाग का लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है, 70। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति को औसत 4 से 5 लीटर जल पीना ही चाहिए, पर लोग पीते नहीं है, ठीक है। इसकी कमी से अम्ल रक्तता, पानी की कमी हो जाती है। जल के और क्या क्या कार्य हैं, यह आहार का महत्वपूर्ण घटक है। आहार का महत्वपूर्ण घटक मतलब खाने के साथ हमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है। वैसे तो हमारे शरीर का लगभग 70% भाग पानी है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। तथा भोजन के पाचन और अवशोषण के लिए जल बहुत आवश्यक है। शरीर में घोलक का कार्य करता है, भोजन के साथ मिलकर ये पचाने का कार्य करता है। यह शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करता है। जल जो है ये अश्रु, श्वेत, मूत्र और मल के रूप में भी जो शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उनको बाहर निकालता है। तो ये जल के इतने कार्य रहते हैं। इसकी कमी से अम्ल रक्तता और निर्जलीकरण हो जाता है, ठीक है। देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद है 5वां विटामिन। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया गया था, इसकी खोज सी फंक ने की थी। ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से शरीर किसी न किसी रोग का शिकार हो जाता है। अगर हमारे शरीर को विटामिन नहीं मिलेगा तो शरीर किसी न किसी रोग की चपेट में आ जाएगा। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E और K। देखिए विटामिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी खोज किसने की थी, फंक द्वारा की गई थी। कब, 1911 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। विटामिन, इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन बताती चल रही हूँ, वो आप नोट डाउन करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से क्या ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से क्या ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन रहेंगे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। तो आप अच्छे से याद रख लीजिए, लिख लीजिए कि विटामिन जो होता है वो ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बाकी की तीनों ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं। विटामिन क्या करता है, विटामिन शरीर की उपापचयी क्रियाएं उनमें सहायक होता है, ये यानी कि मेटाबॉलिज्म क्रियाएं में, ठीक है, सहायक होता है। ये व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये ऊर्जा के स्रोत है, लेकिन विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन 6 प्रकार के बताए गए हैं, A, B, C, D, E और K। देखिए विलेयता के आधार पर डिवाइड किया गया है उनको। जल में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं, B और C, और वसा में घुलने वाले विटामिन है A, D, E और K। अगर इसको आप ट्रिक से याद रखो तो जल में घुलनशील BC है और वसा में घुलनशील कीड़ा को कैसे बोलेंगे, KEDA, कीड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे। विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता। इसकी क्षतिपूर्ति खाद्य पदार्थ से की जाती है। ये विटामिन जो होते हैं वो मनुष्य के शरीर में नहीं बनते, इसलिए बाहर से इसकी पूर्ति की जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब विटामिन के टाइप्स देख लेते हैं। विटामिन तो है, लेकिन विटामिन में और भी बहुत सारी टाइप होते हैं, जैसे कि विटामिन ए। इसका रासायनिक, देखिए कोई भी विटामिन हो उसका रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। आँख के रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील रंजक रोडोस्पिन के उत्पादन में सहायक होता है। विटामिन में आपको ये याद रखना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। और साथ साथ देखिए कोशिकाओं की वृद्धि और विभेदीकरण में सहायता, हड्डियों के विकास में जरूरी होता है, रोग क्षमता और संक्रमण के प्रति सुरक्षा मिलती है। इसकी कमी से क्या क्या होता है, रतौंधी और जीरोफ्लेमिया रोग हो जाता है। रतौंधी क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जब रात को दिखाई नहीं देता, ठीक है, उसे कहते हैं। और जीरोफ्लेमिया किसे कहते हैं, उससे हमारी जो आंखों की पुतलियां है ना, उसमें पानी बनना कम हो जाता है, ये होता है। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आप नोट डाउन करते चलिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, नोट डाउन करिएगा। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसमें आपको आएगा विटामिन ए पाया जाता है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में भी विटामिन ए पाया जाता है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पूछ लेगा जीरोफ्लेमिया रोग किसके कारण होता है, तो ये आंखों की पुतलियों में पानी बनना कम हो जाता है उसमें। ठीक है, इसके स्रोत क्या क्या है, अंडे का पीला भाग, मछली, यकृत इत्यादि। अगला देखते हैं विटामिन सी। इसका रासायन, आपको इसमें से कुछ चीज़ें याद रखनी है। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। लगभग 40 mg से रोजाना लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसकी कमी से रुधिर वाहिकाएं भुरभुरी हो जाती हैं, जख्म देर से भरते हैं, मुख के चारों ओर त्वचा का फटना। स्रोत क्या है, इसे खट्टे फल, हरी सब्जियों में। देखिए, कहने का मतलब ये है कि स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून आता है। ये रोग सबसे पहले किसमें, एक पेन कॉपी मैंने इसलिए रखा है ताकि आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाइए। ठीक है, इनसे आपके क्वेश्चन बनेंगे जो कि व्यापम के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। मसूड़ों से खून आता है, ये रोग सबसे पहले किसमें देखा गया था, स्कर्वी रोग नाव चलाने वाले नाविक में, उनमें देखा गया था। इसलिए इस रोग को नाविक रोग भी बोलते हैं। ठीक है, स्कर्वी रोग को नाविक रोग भी बोलते हैं, यानी कि सेलर डिजीज। ठीक है, अगर पूछ ले कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो विटामिन सी नहीं होता। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता। और कौन सा विटामिन शरीर में नहीं रुकता, ठहरता नहीं है जो शरीर में, यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, तो वो है विटामिन सी। 3 से 4 क्वेश्चन मैंने अभी इसमें बताए हैं आपको कि स्कर्वी रोग सबसे पहले किसमें देखा गया था, नाव चलाने वाले नाविक में, इसलिए इसे नाविक रोग भी कहा जाता है। स्कर्वी रोग को सेलर डिसीज बोलते हैं। ठीक है, नाविक रोग को सेलर डिसीज बोलते हैं। अगर पूछ ले कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो वो विटामिन सी नहीं होता। और कौन सा विटामिन शरीर में नहीं रुकता, यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, तो वो है विटामिन सी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। और इसके स्रोत आपको पता ही है, खट्टी चीज़ें होती है, हरी सब्जियों में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। गर्भ में पल रहे बच्चे को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक करता है। इसके स्रोत हैं मक्खन, घी, अंडा, दूध, मक्खन, घी, अंडा, मछली का तेल आदि। ठीक है, कमी क्या है, रिकेटस रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग भी हो जाता है। अब ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो देखिए विटामिन डी, कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन डी होता है, ये लिख लीजिएगा। इसकी इस कमी से रिकेटस रोग होता है। अब देखिए, ऑस्टियोमलेशिया रोग किस में होता है, ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इसमें से नोट करनी है। रासायनिक नाम इसका, होने वाले रोग रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया, और अभी मैंने क्या बताया, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो ये विटामिन डी को। ठीक है, अब ऑस्टियोमलेशिया किसे कहते हैं, वयस्क व्यक्ति की हड्डियां मुलायम हो जाती है इसमें, या बनी रहती है, मुलायम बनी रहती है, तो वैसे उसे कोई रोग ग्रस्त हो जाता है, तो ये क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, हड्डियां पतली हो जाती हैं। देखिए, ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, इसमें वयस्क व्यक्ति की हड्डियां मुलायम और भुरभुरी हो जाती हैं, बनी रहती है, एकदम मुलायम हो जाती है। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डियां एकदम पतली हो जाती हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको विटामिन डी से याद रखनी है। आगे देखते हैं, आगे है विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। प्रजनन विटामिन भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, और ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। नोट डाउन करके रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसी कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, बांझपन घेर लेता है। स्रोत क्या है इसके, गेहूं, चना, मटर, खाने के तेल, हरी सब्जियां इत्यादि। ठीक है, रोजाना 8 से 10 mg शरीर को जरूरत पड़ती है विटामिन ई की। ब्यूटी विटामिन भी इसे ही कहा जाता है। और विटामिन डी को क्या कहा जाता है, हार्मोन विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन डी को। या ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बताती जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन व्यापम के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसलिए आप नोट डाउन करते रहा करिए। अब है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम क्या है, नेफ्थाक्विनोन। इसे और क्या बोलते हैं, फिलिक्वोनोन भी कहा जाता है इसे। इसका रासायनिक नाम है नेफ्थाक्विनोन, और इसे फिलिक्वानोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसी कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। आंत में विटामिन के होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंत में, छोटी आंत बड़ी आंत जो होती है ना, आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन के होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं क्या है, विटामिन B1, थायमिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है ये। इसके अभाव में लैक्टिक अम्ल और पायरुविक अम्ल जमा हो जाता है।
स्रोत है अंडे की जर्दी, यकृत, मांस, गिरीदार फल, खमीर, समुद्री भोजन, सोयाबीन, साबुत अन्न इत्यादि। देखिए विटामिन B1 है ना, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, पेशियों का क्षय होता है। इसमें सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं। थायमिन इसका रासायनिक नाम है। पॉलिश चावल में किस विटामिन की कमी होती है, तो वो है विटामिन B1 की, ये भी नोट डाउन करिए। पॉलिश चावल में किस विटामिन की कमी होती है, विटामिन B1 की। और मैंने विटामिन ए का क्या बताया था, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। और पॉलिश चावल में किस विटामिन की कमी होती है, विटामिन B1 की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है और पेशियों का क्षय होने लगता है, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखनी है, बाकी कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के उपापचय में भाग लेता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के उपापचय में भाग लेता है कौन, विटामिन B2, ठीक है। स्रोत क्या है इसके, दूध, मटर, सेम, यीस्ट, मांस, अंडा। कमी क्या है, धुंधला दिखाई देना, फटी हुई त्वचा, भार में कमी आ जाना, जीभ, ओंठ व त्वचा में रूखापन आ जाना, ठीक है। विटामिन B2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखिए, कमी से क्या होता है, शारीरिक भार में कमी आ जाती है, होंठ, जीभ, त्वचा में रूखापन आ जाता है, टाइम से पहले ही बुढ़ापा आने लगता है, किसमें, विटामिन B2 में। इसका रासायनिक नाम है क्या है, राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम, जितने भी विटामिन बता रही हूँ उनके रासायनिक नाम को याद होने चाहिए, ठीक है। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के उपापचय में भाग लेता है ये। इससे क्वेश्चन बन सकता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के उपापचय में कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो ये होगा विटामिन B2, ठीक है। कमी से क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है, फटी हुई त्वचा, भार में कमी आ जाती है, जीभ, ओंठ, त्वचा में रूखापन आ जाता है। स्रोत हमने देख लिया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इससे तैयार करनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिनमाइड, ठीक है। विटामिन B3 हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में ऊर्जा को स्थानांतरित करने में सहायता करता है। विटामिन B3 क्या करता है, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में ऊर्जा को स्थानांतरित करने में सहायता करता है, ये याद रखिएगा। और इसका रासायनिक नाम नियासिन है और नियासिनमाइड बोलते हैं जिसे, ठीक है। कमी से इसके डायरिया और पेलाग्रा यानी कि त्वचा, दांत, मानसिक अशांति इत्यादि रोग हो जाता है। स्रोत क्या है, मछली, दूध, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, नट्स आदि। अब इसके बाद देखते हैं विटामिन B5। इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। कमी से क्या होता है, बालों का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। स्रोत क्या है, टमाटर, मांस, दूध, मूंगफली, एवोकाडो, ब्रोकली, गन्ना इत्यादि। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, अधिकतर मैंने कई वीडियो देखा है उसमें भी क्रॉस क्वेश्चनिंग आई है कि विटामिन B3 का नाम पेंटाथोनिक अम्ल है और विटामिन B5 का नाम नियासिन है। तो फ्रेंड्स, ये कई वीडियो में बताया गया और कई थ्योरिकल में भी ऐसा ही दिया है, लेकिन जब मैंने सर्च किया तो गवर्नमेंट की साइट पर प्लस विकीपीडिया में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। विकीपीडिया में दिया गया है विटामिन B3 का नाम नियासिन और विटामिन B5 का नाम दिया है पेंटोथेनिक अम्ल, और यही सही है। अगर आपकी बुक में गलत दिया है, B3 को B5 बोला गया है, तो आप उसे सुधार कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। आगे देखते हैं विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, एनीमिया का शिकार हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया का शिकार हो जाता है व्यक्ति। और इसके स्रोत क्या है, हरी सब्जियां, मांस, यकृत, अनाज, ठीक है। इसका रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है और इसकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है। इसके बाद है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। साइनोकोबालामीन है, ये यहाँ गलत लिख गया है शायद, साइनोकोबालामीन है इसका रासायनिक नाम। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और मंदबुद्धि हो जाता है, ठीक है व्यक्ति। साइनोकोबालामीन है इसका रासायनिक नाम विटामिन B12 का। और विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये कोबाल्ट धातु पाई जाती है, आप नोट डाउन करके रखिए। साइनोकोबालामीन नाम है इसका और एनीमिया में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। एनीमिया रोग हो जाता है ना, इसमें भी ज़रूरी है ये, ठीक है। स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध आदि। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब है खनिज तत्व, ठीक है, अकार्बनिक तत्व। अब हम जो पोषक तत्व जो हम पढ़ रहे थे, रासायनिक आधार पर पोषक तत्वों को दो भागों में विभाजित किया गया था ना, कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व। इसमें से कार्बनिक पोषक तत्व हमने पांचों पढ़ लिए। अब आता है
अकार्बनिक पोषक तत्व यानी खनिज तत्व क्या है? शरीर में कुछ अकार्बनिक पोषक तत्व भी विद्यमान होते हैं जो खनिज लवण कहे जाते हैं। ठीक है, वे हमारे शरीर को रोगों से बचाने में तथा उसके विकास में सहयोग देते हैं, जैसे कि कैल्शियम। अब ये अकार्बनिक खनिज तत्व हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम यह शरीर के विकास के लिए आवश्यक है, हड्डी दांत निर्माण में भी आवश्यक होता है, खून का थक्का जमाने तथा पेशी संकुचन में भी सहायक होता है। क्या? कैल्शियम। कैल्शियम के अवशोषण हेतु पैराथायराइड हार्मोन आवश्यक है। पैराथायराइड का फुल फॉर्म पूछ सकता है, PTH का फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, कैल्शियम के अवशोषण हेतु पैराथायराइड हार्मोन आवश्यक है और इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, अस्थि और दांतों का निर्माण करता है, हृदय की धड़कन को संचालित करता है, रक्त के जमाने में सहायक होता है। ये इतनी चीजें हमको इसमें याद रखनी है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या क्या हो जाता है? अस्थियां क्षीण होने लगती हैं, दांत देर से निकलते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। वयस्क और गर्भवती स्त्रियों में हड्डियों में बनावट की प्रक्रिया रुक जाती है कैल्शियम की कमी से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखते हैं आयरन। रक्त निर्माण यानी कि हीमोग्लोबिन में सहायता करता है ये। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी कमी से थकान उत्पन्न होती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, भूख नहीं लगती इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं। देखिए, आयरन रक्त का ही एक तत्व होता है जो रक्त में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ठीक है, इसके स्रोत क्या है? मांस, मछली, अंडा, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, पीला फल, चना, सरसों का साग, गुड़ इत्यादि। आयरन क्या करता है? रक्त का ही एक तत्व होता है जो रक्त में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है आयोडीन। थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न हार्मोन थायरॉक्सिन कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क के विकास हेतु जब बहुत ज़रूरी है होता है ये आयोडीन, और इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। इसके स्रोत की बात करें तो समुद्री वनस्पति आयोडीन युक्त नमक है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद है फास्फोरस। हड्डियों के विकास के लिए फास्फोरस आवश्यक है। यह कैल्शियम के साथ, देखिए, कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थि और दांतों का निर्माण करता है। क्या? फास्फोरस। कैल्शियम के साथ मिलकर फास्फोरस अस्थि और दांतों का निर्माण करता है। वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। और इसके स्रोत क्या क्या है? दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे एवं संपूर्ण अनाज। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे देखते हैं सोडियम। यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। क्या? सोडियम जो है रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। क्या? सोडियम। इसके स्रोत क्या है? लवण, मांस, मछली, अंडा और दूध। ठीक है, इसके बाद है जिंक। जिंक की बात करें तो वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। क्या? जिंक। इसके स्रोत की बात करें तो मांस, मुर्गा, अनाज व फलियां। इतनी है चीजें हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्न समूह में से कुछ ना कुछ आहार का चयन करना चाहिए। हमें अपने डेली लाइफ में इतने चीजों का आहार का चयन करना चाहिए, जैसे कि मुख्य आहार क्या हो गया? चावल, गेहूं, बाजरा, फलियां, सब्जियां, फल ऊर्जा हेतु कैलोरी और कुछ प्रोटीन प्रदान करते हैं। जो इतनी चीजें हमको मुख्य आहार के रूप में लेनी चाहिए। अतिरिक्त प्रोटीन युक्त आहार में क्या क्या शामिल करना चाहिए? दालें जैसे कि अरहर, बीन्स, काष्ठफल, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध एवं दुग्ध पदार्थ, अंडा, मांस, ये चीज़ें हमें प्रोटीन युक्त आहार में शामिल करना चाहिए। रक्षात्मक आहार में क्या क्या होंगे? विटामिन, मिनरल्स, सब्जियां, फल और साइट्रस फल। साइट्रस फल मतलब विटामिन सी। ठीक है, अतिरिक्त ऊर्जा हेतु वसा और शर्करा युक्त पदार्थ में क्या क्या लेना अच्छा होता है? अल्प मात्रा में घी, गुड़, चीनी और शहद। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो मतलब होता है बड़ा। ठीक है, ये शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ हैं, अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है। इसमें क्या क्या आता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। मैक्रो जो होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मैक्रो क्या होते हैं? हमें बड़े लेवल पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ हैं और अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है मैक्रो का। मैक्रो मतलब 3 चीज़ें बताई गई हैं इसमें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये 3 चीज़ आएंगी मैक्रो में। ठीक है, अब बात करें माइक्रो की। ये होता है छोटा। मैक्रो मतलब बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, पूरी जिंदगी अल्प मात्रा में लिया जाता है। इसकी हमें अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, जरूरत से ज़्यादा सेवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर के लिए साइकोलॉजिकल फंक्शन के लिए उपयोगी है।
आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, बोरान, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। देखिए, ये वो पोषक तत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व है जो हमें एनर्जी तो प्रदान नहीं करते, ठीक है, जो हमें एनर्जी तो प्रदान नहीं करता, लेकिन हमारे शरीर के प्रॉपर फंक्शन के लिए और हमको हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। माइक्रो जो होते हैं वो हमारे शरीर को एनर्जी तो प्रदान नहीं करते, लेकिन प्रॉपर फंक्शन के लिए हमको हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रॉपर फंक्शन के निर्माण के लिए और हमें हेल्दी बनाए रखने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा माइक्रो और मैक्रो क्या होता है। मैक्रो मीन्स बड़ा और माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कैलोरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैलोरी, ठीक है, इसे भी समझिएगा कैलोरी को। कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है, इकाई भोजन के पाचन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कैलोरी कहते हैं। कैलोरी मतलब होता है एनर्जी, ठीक है। मनुष्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ग्लूकोज होता है। कैलोरी की मात्रा सभी के लिए समान मात्रा में ज़रूरी नहीं होती, यह कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे उम्र, स्वास्थ्य, लिंग, जलवायु, मौसम, आकार की प्रकृति। देखिए, कैलोरी बहुत ज़रूरी है, ऊर्जा की एक इकाई होती है, सबसे पहले ये याद रखना है, जिसका प्रयोग खाने में ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। खाने में ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है कैलोरी का इस्तेमाल, ठीक है। ये शरीर में एनर्जी को मापने का पैमाना है। कैलोरी जो होता है वो शरीर में एनर्जी को मापने का पैमाना होता है। प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने 1824 में परिभाषित किया है कैलोरी को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 1000 कैलोरी को 1 किलो कैलोरी कहते हैं, ये आप नोट डाउन करते चलिए। 1000 कैलोरी को 1 किलो कैलोरी कहते हैं। अब जरूरी फैक्ट जो बताने जा रही हूँ उसको नोट डाउन करिएगा। 3 चीज़ें बताई गई हैं जो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, लिख लीजिएगा। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है। तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसका एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद है कैलोरी की आवश्यकता। गर्भवती स्त्रियों को, दूध पिलाने वाली माताओं को और कठिन परिश्रम वाले पुरुषों को अलग अलग मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, एनर्जी की। जैसे जैसे बच्चों के बाहर में वृद्धि होती है, ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है, वैसे वैसे कैलोरी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। कैलोरी मतलब एनर्जी की, आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे पोषण से संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य प्लस थ्योरी प्लस हमने जो मॉक टेस्ट लगाए, वो जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताई हूँ वो तो आप बिल्कुल डेफिनेटली याद करके चलिएगा, वो व्यापम के फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने आपको भी नोट डाउन कराए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हमारा यूनिट 1 का है, पोषण, उसके अंतर्गत आने वाले ये सब चीज़ें। आई होप आपको ये थ्योरी प्लस मॉक टेस्ट पसंद आया होगा, जानकारी यूज़फुल लग रही होगी। अगर आपको जानकारी यूज़फुल लग रही है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वाकई में जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।